देखिए हमने स्पेशल ऑर्डर वाली चीज़ें हमने ख़त्म कर दी थी, इफ़ यू रिमेंबर। थोड़ा सा 2 मिनट लगेगा, मेरा सपोर्ट कर दें। तो ये मैंने स्पेशल ऑर्डर एक्सेप्ट और रिजेक्ट वाले सिचुएशंस को मैंने आपके साथ क्लियर करा दिया था। दूसरा हमने आपके जो है मेक और सर बाय, स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। देखिए तो मेक और बाय वाला भी हमारा ख़त्म हो गया था। स्पेशल ऑर्डर मेक और बाय भी हमारा ख़त्म हो गया था। रेलेवेंट कॉस्ट, इररेलेवेंट कॉस्ट को भी हमने समझा था विद एन एग्जांपल। उसके बाद हमने अदर डिस्काउंट, अदर मेथड्स के बारे में हमने पढ़ा था। सेल और फर्दर प्रोसेस के बारे में भी हमने पढ़ा था, जिसमें हमने आपके साथ ज्वाइंट कॉस्ट वाला सवाल किया था। ठीक है। उसके बाद हमने आपके साथ ऐड ड्रॉप खाली बचा हुआ है, जिस पे हम अभी आपको थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, तो हमारा ऐड ड्रॉप का भी मसला ख़त्म हो जाएगा। फिर हमने लिमिटिंग फैक्टर का सवाल किया था, अगर आपको याद हो तो। लिमिटिंग फैक्टर वाले में क्या होता था कि रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड होते थे, तो हम कंट्रीब्यूशन बाय। उसके बाद यहाँ पे मोर देन वन लिमिटिंग फैक्टर है, जो कि लीनियर प्रोग्रामिंग से सॉल्व होता है, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, ये सिर्फ सीए में पढ़ना होता है। ठीक है। अब जो छोटी सी चीज़ें रहती हैं, तो वो हम ऐड ड्रॉप वाले एक सवाल करते हैं और फिर हम बताते हैं कि अब करना क्या होता है। तो यहाँ पे बोला गया है कि एक इनकम स्टेटमेंट आपके पास दिया हुआ है। हमारे पास ये दिया हुआ है, एक इनकम स्टेटमेंट दिया हुआ है एक प्रोडक्ट का। बोला है कि सम एक्सपेंसेस आर अनअवॉइडेबल। अनअवॉइडेबल का मतलब क्या होता है? जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। ठीक है। बट अदर्स मे बी एलिमिनेटेड इफ द प्रोडक्ट इज़ ड्रॉप्ड। अगर आपने प्रोडक्ट को छोड़ दिया तो आप उस कॉस्ट को अवॉइड कर सकते हो, दैट इज़ कॉल्ड द अवॉइडेबल कॉस्ट। ठीक है जी। उसमें हमारे पास इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। बोल रहा है कि एक सेल है जो कि 500,000 का है, उसके केस में वेरिएबल कॉस्ट 200,000 है, मार्जिन 300,000 होता है, जनरल ओवरहेड है। यू का मतलब अनअवॉइडेबल, ए मतलब अवॉइडेबल यहाँ पे लिख दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि जब भी हम कोई अपना वो करेंगे, जब हम कोई एनालिसिस करेंगे, तो हम अपने लिए क्या क्या वर्ड यूज़ करेंगे वो देख लीजिए। सबसे पहले जब हम कॉस्टिंग करेंगे, तो मेरे लिए जो कॉस्ट होगा वो ये 200,000 तो होगा ही होगा, प्लस ये जो अवॉइडेबल 90,000 है सैलरी ऑफ प्रोडक्शन, ये भी हम इसमें कंसिडर करेंगे। फिर उसके बाद ये अनअवॉइडेबल छोड़ देंगे, ये ए प्रोडक्ट्स का अवॉइडेबल कॉस्ट है, ये भी हम लेंगे। और साथ में ये जो अनअवॉइडेबल है उसको भी छोड़ देंगे, अनअवॉइडेबल वो भी छोड़ देंगे। यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई आप मेरे को इस सामान के लिए अगर बता दो कि मिनिमम आप क्या प्राइस कोट कर सकते हो, तो आप बोलना कि 200,000 प्लस 90,000, तो 2,90,000 प्लस 1,00,000, यानी कि 3,90,000 होना चाहिए। अब यहाँ पे कुछ बातें हैं। ठीक है। अब ये बोल रहा है कि ठीक है, कॉस्ट एनालिसिस कंट्रीब्यूशन 90, 1,10,000। सो अगर इस लाइन को, अगर ये हमसे बोल रहा है कि अगर हम इस पूरे प्रोडक्ट को अगर हम ये करेंगे, तो अभी हमने कितना का आंसर इसका निकाला था? 2,00,000, 1,00,000, 3,00,000, 3,90,000। तो 3,90,000 मेरे लिए क्या है जी? अवॉइडेबल कॉस्ट है। इसका मतलब ये है कि ये हम बचा सकते हैं अगर हम इस प्रोडक्ट लाइन को अगर हम ड्रॉप किया, तो अगर इस चीज़ को हम अगर छोड़ते हैं तो हम कितना पैसा बचा सकते हैं? 3,90,000 हम बचा सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ को छोड़ने से। अब इन्होंने बताया कि लॉस कंट्रीब्यूशन 3,000 का, उसके आगे ये, यानी कि 1,10,000 का नेट लॉस ऑफ ड्रॉपिंग द लाइन। इस लाइन को छोड़ने से नेट लॉस कितना हो रहा है? तो इन नेट लॉस निकालने की निंजा टेक्निक है कि देखिए ये तो अवॉइडेबल का 5,00,000 में से हम ये 3,90,000 अगर माइनस कर देंगे तो हमारा क्या बनता है वो देख लीजिए। 5,00,000 में से 3,90,000 गया तो क्या बचता है? यानी कि 110 वो है, यानी कि नेट लॉस फ्रॉम ड्रॉपिंग द लाइन। अगर इस लाइन को अगर हम छोड़ते हैं तो नेट में मेरे को 1,10,000 का ही लॉस हो रहा है, जो कि यहाँ पे दिखा रहा था
तो हमारे लिए ये जो नेट लॉस है वो सिर्फ 1,10,000 का लॉस है, अगर हमको ये लाइन, हमको अगर ये प्रोडक्ट छोड़ना है तो। इसके लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे तो हो सकता है कि आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आ जाए। इसके ऊपर एक सवाल है एग्ज़ाम में, तो मैं चाहता हूँ कि आपको थोड़ा आइडिया हो। लेट्स आपने 2 प्रोडक्ट आप बनाते हो, प्रोडक्ट ए बनाते हो, प्रोडक्ट बी बनाते हो, ठीक है जी, प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी। अब प्रोडक्ट ए का जो सेल्स प्राइस है वो है आपको से 300, बी का है 500, उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है 200 और यहाँ पे दिया हुआ है 300। उसके बाद अलोकेटेड ओवरहेड है। अलोकेटेड ओवरहेड मतलब अवॉइडेबल वाला। अवॉइडेबल का मतलब अगर हम ये प्रोडक्ट बंद करेंगे तो हम इसको रोक सकते हैं, हम इस पर नहीं करेंगे। तो मान लीजिए कि इस पे है 100, इस पे है 50, इस पे है 50, ठीक है। तो आ जाइए, पहले कंट्रीब्यूशन निकाल लें। उसके बाद अलोकेटेड ओवरहेड अनअवॉइडेबल, इसको स्पेसिफिक ओवरहेड बोल दे रहा है, फिक ओवरहेड, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये 40 है और ये मान लीजिए आपका 150 है, नहीं 60 है। अभी आपके पास जो नेट प्रॉफिट आ रहा होगा यहाँ पे निकालिए नेट प्रॉफिट। अभी आप हमको काजल इस एग्जाम्पल्स पे आपको एडवाइस करना है, बताना है कि मेरे को बी को बंद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हेलो, हाँ सर। मेरे को बी को बंद कर देना चाहिए, बी प्रोड्यूस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बताइए। कंट्रीब्यूशन मार्जिन 100 डिवाइडेड बाय 300 033 200 डिवाइडेड बाय 500। बी को नहीं बंद नहीं करना चाहिए, कंट्रीब्यूशन मार्जिन ज़्यादा दे रहा है। नहीं, बट ये ओवरऑल तो प्रॉफिट नुकसान कर दे रहा है ना बाबा। नहीं, नुकसान तो कर रहा है, लेकिन अभी नो प्रॉफिट नो लॉस का है ना। अगर नेट प्रॉफिट में देखो तो अगर हम इसमें से ये खर्चे कम कर दें इसके, जो ये एलोकेटेड वाला है, तो ये अभी फिलहाल रन किया जा सकता है, क्योंकि एक तरफ माइनस में है, एक तरफ पॉजिटिव में है। रीजनिंग गलत है आपकी। काजल आप बताइए। सर मैं तो एक बार तो मैंने खाली कॉस्ट ही माइनस कॉस्ट। देखिए अभी जो सिचुएशन है, बी को हम जब रन कर रहे हैं, बी जब बना रहे हैं, तो हमको ओवरऑल कितना का नुकसान हो रहा है? 10 रुपए का। 10 का। तो बी को रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? हमको आंसर हाँ या ना में बताइए। और रखना चाहिए तो क्यों, और नहीं रखना चाहिए तो क्यों? कीप या ड्रॉप, पहला सवाल हमको ये बताइए। कीप। फिर दूसरा सवाल आता है वाई। वाई का जवाब गुरुदेव आपको, क्योंकि ये वो है सेगमेंट मार्जिन वाला, इसी तरह का। हाँ हाँ, आप सवाल सही पकड़े हो, लेकिन ये वाई का आंसर दो ना।
अजीम भाई, जी सर। ये सवाल समझ आ रही है? मैं एक प्रोडक्ट ए बनाता हूँ, प्रोडक्ट बी बनाता हूँ, 300 में बेचता हूँ, 200 रेवेन्यू आती है, कंट्रीब्यूशन 100 रुपया मिलता है, 50 रुपये का स्पेसिफिक ओवरहेड है, 40 रुपये का अप्लाइड ओवरहेड है जिसको अलोकेटेड बोला जाता है, यानी ऑल टुगेदर 90 रुपये का ओवरहेड है, नेट प्रॉफिट 10 रुपया बचता है। बी पे 500 में 500 सेलिंग प्राइस है, 300 का वेरिएबल है, 200 का कॉन्ट्रीब्यूशन है, उसके अगेंस्ट 50 रुपये का स्पेसिफिक फिक्स कॉस्ट है, 160 का अलोकेटेड है, यानी दो टोटल मार के 210 रुपये का उसका ओवरहेड बच जाता है, 10 रुपये की निगेटिव प्रॉफिट बनती है बी को रखने से। अब मेरे को आपको एडवाइस करना है वेदर वी शुड ड्रॉप द बी और वी शुड कीप द बी। सवाल है, एग्ज़ाम में आपसे पूछ रहा है कि आपको क्या बताना है, एडवाइस करना है, बी को आपको रखना है एज अ प्रोडक्शन और नहीं रखना है। दिमाग को थोड़ा सा खटाइए भाई। बोलिए, कुछ तो बोलिए। सर अगर ये अवॉइडेबल कॉस्ट हम माइनस कर दें, सर कंट्रीब्यूशन मार्जिन 200 आया, 50 हमने हटा दिया, वो मतलब चली जाएगी। अगर हम बी को हटा दें तो हमारे पास प्रॉफिट बच उस हिसाब से हम रख सकते हैं। बोले बोले सर मतलब ऐसे फिर हमें 40 का प्रॉफिट हो रहा है अगर हम अवॉइडेबल हटा दें, मतलब अगर बी को हटा दें तो हमको 40 का। देखिए, सबसे पहला सवाल है कि आंसर आपका पहला वाला ये सही है कि बी को आपको रखना है, ठीक है। अब सवाल को इस तरह आंसर करना है कि बी को रखना क्यों है, ठीक है। ये सवाल आपके सही हैं, यानी एग्ज़ाम में अगर आपसे पूछता और आपने लिख दिया होता कि बी को वी विल कीप कंटिन्यूइंग प्रोड्यूसिंग तो आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं। लेकिन जब अगर कभी आपसे रियल लाइफ में पूछ दिया जाता कि कैसे, तो उस कैसे को आप आंसर करना सीखिए, कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले आप कंपनी को सिखाइएगा, देख भाई अभी तू कंबाइंड सोच। क्या बोलिएगा? तू कंबाइंड सोच। और तेरी पोजीशन अभी नो प्रॉफिट नो लॉस वाली है एट अ होल, एज अ होल। और तू सोच कि इफ बी ड्रॉप्स, अगर बी को तू ड्रॉप कर दिया, इसका मतलब है कि ए का यहाँ तक का मामला तो सेम रहेगा, लेकिन कॉमन कॉस्ट जो होता है, जो अनअवॉइडेबल है, वो बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर तू ए को नहीं, बी को नहीं रखेगा तो तेरे को 400 रुपये का नुकसान होगा। अगर बी को तू बंद कर देगा तो तेरा नुकसान 410 रुपये का हो जाएगा, क्योंकि बी वॉज कंट्रीब्यूटिंग सम वैल्यू टू द बिजनेस, बी वॉज गिविंग सम वैल्यू टू द बिजनेस, ठीक है। बी बिजनेस को कुछ वैल्यू दे रहा था। ठीक है। अब हम आपको बता रहे थे कि बी का वेरिएबल कॉस्ट क्या था? $300 का था। स्पेसिफिक फिक्स कॉस्ट बी का क्या था? यानी कि 350 रुपया। बी को सेल करके बी हमको टेक्निकली 150 रुपये का प्रॉफिट रेज करके दे रहा था। बी टेक्निकली हमको 150 का प्रॉफिट रेज करके दे रहा था। तो एग्जाम के सवाल आपके ये इस टाइप के एक सवाल रहते ही रहते हैं। यार ये 410 कैसे आएगा भाई? एज इफ के बी नहीं है, बी को आपने ड्रॉप कर दिया। अच्छा।
तो अगर बी को ड्रॉप कर दिया तो स्पेसिफिक जो ए का कॉस्ट है वो तो कीप कंटिन्यूइंग है, उसमें तो कोई आपको रियायत नहीं है, ये कॉस्ट तो आ ही रहा है। साथ में अब जो अलोकेटेड कॉस्ट था ना 2 प्रोडक्ट पे, अब वो 2 प्रोडक्ट से शिफ्ट होके यहाँ चला आएगा। अरे यार नहीं नहीं, ये सॉरी, अरे यार सम SUM सम दिस 150 रुपए का, सॉरी 150 रुपए का, वो गलत फार्मूला ले लिया था। तो यानी बी आपको टेक्निकली 150 रुपया अर्न करके दे रहा है, बी आपको टेक्निकली 150 रुपया अर्न करके दे रहा है। ठीक है, तो कभी भी कोई भी ऐड ड्रॉप डिसीजन लेने के पहले आपको कंबाइंड देखना पड़ेगा, और एज इफ कि आपने ड्रॉप किया तो आपके रिजल्ट्स क्या बने उसको चेक करना होता है। ठीक है, एक छोटा सा सवाल दिखाऊं इसके ऊपर। जरूर। सर वो जो बी का स्पेसिफिक था 50, हाँ, उसका क्या किया? अरे भाई वो तो इग्नोर होने वाला कॉस्ट है ना, वो तो आप प्रोडक्ट नहीं बनाओगे Okay. तो कॉस्ट नहीं लगेगा। अवॉइडेबल है। हाँ, अवॉइडेबल ठीक है, है। जो अनअवॉइडेबल है वही आपको चेक करना है। लुक एट, ठीक है। ठीक है, तो अनअवॉइडेबल कॉस्ट क्या है, यही है आपका 150 था, जो कि हमने बी को चार्ज करना पड़े, ए को चार्ज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आपका आंसर आएगा जी साहब ऐसा है कि हम उसको वो नहीं करेंगे, क्या नहीं करेंगे, ड्रॉप नहीं करेंगे। ठीक है जी, ये एक सवाल है। तो इसमें इन्होंने बताया कुछ, द कंपनी हैज़ रिसेंटली 3 divisions है, मेपल, ओक, चेरी। द ओक फर्नीचर्स line does not seems to doing well and president of the company is considering the dropping this lines and it is dropped. The revenue associated with the oak decision will be lost and relate, यानी उससे जो रिलेटेड रेवेन्यू है वो भी ख़त्म हो जाएगा। एंड द रिलेटेड वेरिएबल सेव्ड, यानी ना मतलब वेरिएबल जो कॉस्ट है वो आपका सेव हो जाएगा। साथ में बोल रहा है कि 50% अलोकेटेड टू द ओल्ड लाइन वुड बी एलिमिनेटेड, यानी जो उसको अभी 50% जो हम दे रहे थे वो भी एलिमिनेट हो जाएगा। यानी कि 14,000 दे रहे थे, इस 14,000 के अंदर में क्या था, 7,000 किसका था, मतलब इसको क्या बोलेंगे, हाँ 7,000 अवॉइडेबल था और 7,000 अनअवॉइडेबल था। ठीक है, तो ये इसका बात है, तो यानी 7,000 बच जाएगा। तो इनकम स्टेटमेंट भी हमारे पास दिया हुआ है। अब हमको बताना है कि हमको एज अ बिज़नेस हमको रिकमेंड करना है कि उसको क्या करना चाहिए, उसको वो बंद करना चाहिए या नहीं बंद करना चाहिए। ठीक है जी, तो इसको बंद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आसान सा डिसीजन है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ओक से अभी उसको करंट सिचुएशंस में उसको कंट्रीब्यूशंस कितने मिल रहे हैं, 13,000। ठीक है, 13,000 मिल रहे हैं, और साथ में यहाँ पे के 7,000 भी उसको एडजस्ट करने मिल जाएंगे। इसका मतलब है कि ओक ओवरऑल बिज़नेस को कितना का वैल्यू दे रहा है, 6,000 रुपये की वैल्यू बिज़नेस को वो दे रहा है। अगर उसको आप बंद कर दीजिएगा तो वो 6,000 का हिट किसको लेना पड़ेगा, मैपल को और चेरी को लेना पड़ेगा, मैपल को और चेरी को लेना पड़ेगा। क्योंकि होता क्या है, इसमें हमने सबसे एग्ज़ाम अप्रोच मैंने अप्लाई किया। इसमें मैंने एग्ज़ाम अप्रोच इसलिए अप्लाई किया क्योंकि आप एग्ज़ाम में टाइम नहीं होगा कि आप तीनों सिचुएशंस को मतलब आप इंडिविजुअली एसेस कीजिएगा कि अगर, यानी कि इसका आंसर जो है बी होना चाहिए। हाँ इसका आंसर बी है।
तो मतलब हम आपको बता रहे हैं कि हाउ यू विल टैकल इन द एग्ज़ाम, क्योंकि एग्ज़ाम में आपके पास टाइम नहीं होगा कि आप दोनों के आप करंट सिचुएशन को एनालाइज करें, साथ में आप एज इफ तो यानी कि सिचुएशन के जो क्लोज इसमें सिचुएशन। टेक्निकल पॉइंट है, जो क्वेश्चन में 50% दे रहा उसे उस पर फोकस रखना। हाँ, तो नहीं उसको मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहला सवाल आपको ओक बंद करने का बात हो रहा है, तो आप ओक लिख लीजिएगा कॉपी पे, फिर साथ में आप फटाफट लिखिएगा जी साहब सेल्स, कॉपी मार लीजिएगा, सेल्स 85,000, इतना टाइम रहता है। दूसरा आप वेरिएबल कॉस्ट कॉपी मार लीजिएगा, वेरिएबल कॉस्ट आपका कितना है 72,000। उसके बाद अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट लिखिएगा लैंग्वेज पढ़ने के बाद। लैंग्वेज पढ़ा होगा तो आपको समझ आ गया होगा कि अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट कितना है। इसमें 50% ऑफ द फिक्स कॉस्ट अलोकेटेड ऑफ ओक जो है एलिमिनेट हो जाएगा। इसका मतलब जो 14,000 उसको दे रहा है उसमें से 7,000 एलिमिनेट हो जाएगा। इसका मतलब वो 7,000 क्या है, अवॉइडेबल है। इसका मतलब ये है कि जब आप आंसर कीजिएगा तो आप लिखिएगा सेल्स माइनस सम ऑफ दिस टू लाइन। इसका मतलब बिज़नेस को वो कितना वैल्यू एडिशन दे रहा था 6,000। अगर वो 6,000, अगर इस लाइन को आप बंद कीजिएगा तो वो 6,000 का हिट किसको लेना पड़ेगा, बाकी के 2 विंग को लेना पड़ेगा, बाकी के 2 लाइन ऑफ बिजनेस को लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा बी। तो एग्ज़ाम में आपको इस तरह से आंसर देने हैं फटाफट, तो ये बिना प्रैक्टिस के कभी भी संभव नहीं हो सकता है। लेकिन आपको बेसिक प्रिंसिपल पता होना चाहिए। यानी कि आधा आंसर मेरा सही था, सिर्फ 6,000 वाला ऑप्शन नहीं सही था। आंसर तो सही है, लेकिन अब देखें इन लोगों ने कैसे सॉल्व किया है मेरे को भी नहीं पता। $225 देखिए आंसर बी। इन्होंने भी मेरे एकदम सिंपल अप्रोच लगाया है। देखिए एकदम सिंपल अप्रोच, ठीक है। वो मतलब ज्ञान दे दिया कि अभी करंटली 13,000 लॉस हो रहा है, 14,000 फिक्स कॉस्ट है, 1,000 दिस, कहानी बताया, लेकिन रियल सेंस में सिर्फ वर्किंग यही है। ठीक है, सबसे सिंपल अप्रोच यही है इसका। जब भी आपको ऐड ड्रॉप आएगा तो आपको ये अप्रोच अप्लाई करने हैं। ठीक है जी, चलिए ये वाला भी मैंने आपको करवा दिया था लिमिटिंग फैक्टर का। अगर आप बोलिएगा तो एक सवाल और आपके सामने करवा दे रहा हूँ, बट उससे पहले मैं आपको ये सारी थ्योरी मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली है। इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट एंड अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हमने आपके साथ बहुत डिटेल में डिस्कस करी है। तो इट्स नथिंग लेफ्ट फॉर मी कि अकाउंटिंग एंड इकोनॉमिक कॉस्ट क्या होता है। अबे दरवाजा बंद करना। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमने पहले वाले पार्ट को सारे को हमने ख़त्म कर दिया है। ठीक है जी, अब तीसरी पार्ट आती है जी प्राइसिंग। तो आज चलिए मैं आपको प्राइसिंग में चलता हूँ और थोड़े से 1-2 छोटी छोटी चीज़ें ख़त्म कर देता हूँ पहले। तो सबसे पहले मैं चलूँगा लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई पे। तो लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई आप लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पे पढ़े होंगे, तो आपको ईजी रहेगा 5 मिनट के अंदर में उसको आप रिकैप कर पाइएगा। जी, तो लॉ ऑफ डिमांड को आपने कहीं पे पढ़ा हुआ होगा, तो सुन लीजिए लॉ ऑफ डिमांड कैसे काम करता है। तो सबसे पहले बोलता है कि जब भी आप प्राइसिंग डिसीजन लेते हैं, whenever you are taking the pricing decision, you must consider the relation between the supply and demand. Demand is inversely related to the price and supply is directly related to the price. ये बचपन का हम लोग का ज्ञान है। अगर उसकी ग्राफ्स देखेंगे तो उसका ग्राफ ऐसे बनता था। ये प्राइस की लाइन होती थी, इसको वाई एक्सेस बोलते हैं, इसको एक्स एक्सेस बोलते हैं। ये ज़ीरो होता है, इधर से जब ये बढ़ता है तो ये नंबर लाइन होता है 1 2 3 4 5 की तरह, 1 2 3 4 5 की तरह। ये ऊपर बढ़ता है तो 1 2 3 4 5 की तरह बढ़ता है। तो ये कहता है कि जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाएगा वैसे जैसे जैसे इसकी प्राइस ऊपर से नीचे आएगी, एक्चुअल में ये कर्व का लाइन इस तरह से आपको डिपिक्ट होता है। जैसे जैसे प्राइस ऊपर से नीचे जाएगी वैसे वैसे आपकी क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगी। यही आपकी
ज़िंदगी के जो डिमांड लाइन की समझ है यही है। सप्लाई के लाइन की समझ कैसे समझनी चाहिए कि सप्लाई का लाइन इस तरह से काम करता है। चीज़ महंगा होता है, हर बंदा बेचना चाहता है। चीज़ महंगा होता है, हर बंदा बेचना चाहता है। जब चीज़ सस्ता होता है, कोई नहीं बेचना चाहता। इसका मतलब जो इन्फीरियर या सस्ता वाला गुड्स होता है वो कोई नहीं बेचना चाहता है, क्योंकि उसमें मार्जिन नहीं होती। तो लॉ ऑफ सप्लाई इज़ डायरेक्टली रिलेटेड होता है, लॉ ऑफ डिमांड इज़ इनवर्सली रिलेटेड होता है। ये दो टर्म याद रहना चाहिए। तो इन्होंने बोला कि प्राइस रिलेशन बिटवीन डिमांड एंड द प्राइस, बोल द प्राइस इंक्रीजेज अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। ये अदर थिंग्स को 5 चीज़ों में हमने पढ़ा था। अब यहाँ पर देखते हैं कि वो 5 चीज़ों के बारे में क्या बातें करता है। प्राइस चीज़ में क्या होता है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ कंज्यूमर्स, तीसरा टेस्ट, चौथा जीफेन गुड्स, ये सारे उनके रीजंस होते हैं। इनका मतलब ये होता है कि प्राइस इंक्रीजेज इफ अदर थिंग्स का मतलब जो और एजम्पशंस होते हैं वो आपके उसमें कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए, डिमांड इंक्रीज़ कर जाएगा। और अगर प्राइस डिक्रीज़ करेंगी इसका मतलब ये है कि डिमांड जो होगा वो डिक्रीज़ कर जाएगा। कम प्राइस पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग सामान बाई करें। अम्मी को पता है को अदर। अब इसी का उल्टा पार्ट है, सॉरी इसी का ये है सप्लाई है। सप्लाई में सीधा बात है, अगर प्राइस बढ़ गया, अदर थिंग्स का मतलब वो सारी चीज़ें, अगेन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ कंज्यूमर, जीफेन गुड्स, ये सारी चीज़ है। उसके बाद है कि इंक्रीज़ हो जाएगी सप्लाई, और प्राइस डिक्रीज़ तो सप्लाई डिक्रीज़ हो जाएगी। ये तो आपको पता हो गया। बोला डिमांड इज़ द क्वालिटी ऑफ गुड। डिमांड को बहुत जोर दे के डिमांड को डिफ़ाइन किया गया है, क्योंकि डिमांड के अंदर 2 चीज़ का होना ज़रूरी है। एक तो विलिंगनेस टू बाई होनी चाहिए, दूसरा कैपेसिटी टू परचेज होनी चाहिए। यानी मेरे को ख़रीदने का मन तो बहुत कुछ है, बट इफ़ आई डोंट हैव द मनी टू बाई, तो इट इज़ नॉट कॉल्ड डिमांड। डिमांड तो वो हो ही नहीं सकता, वो सिर्फ विश, विलिंग, जो भी आप इंग्लिश के टर्म यूज़ कर सकते हैं, यू कैन यूज़ इट। सो डिमांड शुड बी सपोर्टेड विद द 2 थिंग्स। पहला बोलता है कि डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ द गुड और सर्विस दैट कंज्यूमर्स आर विलिंग एंड एबल टू परचेज। द एबल टू परचेज का मतलब होता है दे शुड हैव द परचेजिंग पावर। एट द रेंज ऑफ द प्राइस इन द पार्टिकुलर टाइम द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ डिमांड बायस डिक्रीजेस। तो लॉ ऑफ डिमांड को भी डिफाइन कर दिया और डिमांड को भी डिफाइन कर दिया। अब बोलता है कि डिमांड कर्व कैसे काम करता है। तो इन्होंने बोला कि डिमांड कर्व जो काम करता है इसके ऊपर क्वांटिटी को शो करते हैं, वुड बी डिमांडेड एट द वेरियस प्राइस एंड द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट को बताते हैं। साथ में बताया जाता है डिमांड बाय द कंज्यूमर। जैसे जैसे क्वांटिटी डिमांड बाय द कंज्यूमर डिक्रीज़ करता है, जैसे जैसे प्राइस ये होती है मतलब एज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीज, आपके डिमांड जो होते हैं डिक्रीज़ होते चले जाते हैं। रिफ्लेक्टेड बाय द कर्व प्लॉटेड इन द ग्राफ्स। डिमांड ग्राफ जो है वो एक्स पे हमने प्रोडक्ट को रखा है, वाई पे हमने, वाई जो हो वर्टिकल है उस पर हमने प्राइस को रखा हुआ है। ये ड्राइंग हमें बताती है कि ये एक दूसरे से इन्वर्सली रिलेटेड है। अब बोलता है कि जी डिमांड की कर्व शिफ्ट कैसे होती है। ठीक है, तो सीएमए एग्ज़ाम में ये वाले सवाल आते हैं। ठीक है, तो कर्व शिफ्ट कैसे होती है उसके बारे में हमें जानना चाहिए। पहला तो हमारा डिमांड कर्व अप टू डाउन होता है, दूसरा होता है शिफ्ट। अप टू डाउन एक अलग फेनोमेनन है, शिफ्टिंग इज़ अ डिफरेंट फेनोमेनन, दोनों में फ़र्क होता है। अप टू डाउन में डायरेक्टली रिलेटेड विद द प्राइस एंड क्वांटिटी के साथ रिलेशन होता है, लेकिन शिफ्टिंग में कोई और अदर फैक्टर भी काम करता है। अब हम लोग देखेंगे कि वो कौन कौन सा फैक्टर्स है। तो इन्होंने बोला है कि वो अदर फैक्टर है ड्यू टू चेंज इन अदर वेरिएबल। अब इस अदर वेरिएबल्स में हमको जहाँ तक ये है कि हमने यहाँ पे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स के बारे में जानना होता है और साथ में हमें इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स जानने होते हैं। तो इन्होंने सबसे बड़ा बोला है देयर द 2 टाइप ऑफ पॉसिबल शिफ्ट कैन बी हैपन। इट्स अ सीएमए यूएस एग्जाम में क्या होता है, राइट नॉट टू द लेफ्ट, राइट में ही जाते हैं। द पॉजिटिव शिफ्ट का मतलब होता है दैट द डिमांड एट ईच एंड एवरी प्राइस हैज़ इंक्रीज एंड द शिफ्ट विच रिजल्ट इन डिमांड कम शिफ्टिंग टू राइट। यानी पॉजिटिव शिफ्ट में क्या होता है कि ये राइट की तरफ शिफ्ट हो जाता है, तो नेगेटिव में लेफ्ट की तरफ हो जाएगा। अब इन्होंने अदर वेरिएबल्स को बोला है। अब साथ में बताया कि वो जो अदर वेरिएबल्स क्या होते हैं, तो वो जो हमने पीछे पढ़ा था ना, अदर थिंग्स रिमेन सेम, उसमें हम कुछ वेरिएबल्स के बारे में पढ़ते थे, वो वेरिएबल्स को यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। पहला होता है प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट। आपको पता होगा सब्सटीट्यूट का मतलब जो होता है, हम एकदम आम बात में आपको बता दे रहे हैं, वो चीनी और शक्कर और गुड़ का जो रिलेशन होता है, टी और कैफ़ी का होता है, तो दैट इज़ कॉल्ड द सब्सटीट्यूट होते हैं। मतलब एक के बदले दूसरे आदमी खा सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, इज अनदर मे बी द एक्सेप्टेबल अल्टरनेटिव, इट इज़ एन इंक्रीज इन द प्राइस। सब्सटीट्यूट विल मेक द प्रेजेंट प्रोडक्ट मोर अट्रैक्टिव। समटाइम्स क्या होता है कि आपको सब्सटीट्यूट में आदमी मूव कर जाते हैं अगर चीज़ें में प्राइस में बहुत ज़्यादा वेरिएशन होने लगते हैं। तो
अब ये हैमबर्गर, हॉट डॉग, ये भी कोई खाने की चीज़ें होंगी, हमें नहीं पता भाई। दूसरा, इनकम ऑफ द कंज्यूमर के बारे में मैं आपको बता दे रहा हूँ। जब आपके पास पैसे आ जाते हैं, जब आपके पास सैलरी आती है, तो आप क्या करते हैं, आप महंगे सामान खरीदने लगते हैं। यानी आपको जो पटल है, वो जो आलू है, तो आलू आपको रैपिंग वाला आलू चाहिए होगा, वो खुला आलू आप नहीं चाहिए होगा, ठीक है, क्योंकि आप बोलिएगा ये क्या है, हाइजीनिक नहीं है, ऑर्गेनिक नहीं है। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे डिमांड कर्व जो होता है, वहाँ पे शिफ्टिंग होती है, डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाता है। वहाँ पे डिमांड कर्व में अप डाउन नहीं होता, बल्कि शिफ्ट हो जाता है। तो बोलता है नॉर्मल गुड्स द डिमांड विल इंक्रीज इफ द कंज्यूमर हैव मोर मनी टू स्पेंड ऑन द गुड्स, द डिमांड फॉर द न्यू कार विल इंक्रीज एज द कंट्री बिकम्स द मोर प्रॉस्पेरस। यानी महंगी कंट्री है तो महंगी कार की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, लोग को शो ऑफ ज़्यादा करना पड़ता है। तो वहाँ पे क्या होते हैं कि जब जैसे ही इनकम ऑफ द पीपल बढ़ती है, तो महंगी चीज़ें और महंगी होती चली जाती है और उसको लोग खरीदने पसंद कर लेते हैं। बट दे आर inferior goods and the demand will decrease as the consumer have more money to spend. However, the certain goods that are inferior and the demand will be increase, मतलब जो कुछ inferior क्वालिटी के हैं वो सारी चीज़ों की दूसरी चीज़ें खत्म होती जाती है। दूसरा जो है, इसमें इन्होंने बस साइज़ ऑफ द मार्केट के बारे में बात किया है। ये साइज़ ऑफ द मार्केट में क्या होता है कि कभी कभी आप जब जोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से अगर कभी दूर होते हैं और आपको पता होता है कि कुछ ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस है, चीज़ें हैं, सही नहीं मिलती, तो वहाँ पे आप प्राइस डिमांड का रिलेशंस एस्टैब्लिश नहीं होता। बोलता है व्हेन द न्यू कंज्यूमर्स आर अवेलेबल टू परचेज द प्रोडक्ट, डिमांड फॉर द प्रोडक्ट विल इंक्रीज। द रिमूवल ऑफ द ट्रेड बैरियर बाय द फाइनेंस गवर्नमेंट विल इंक्रीज द डिमांड ऑफ द अमेरिकन प्रोडक्ट दैट कैन बी एक्सपोर्टेड। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर मार्केट में कोई जोग्राफिकल रीजन्स है, ठीक है, इसमें कोई उसका प्राइस उसको इन्फ्लुएंस नहीं करती है, तो ये भी एक वन ऑफ द रीज़न होता है। और लास्ट में होता है जी एक्सपेक्टेशन ऑफ द प्राइस इंक्रीज। जब आदमी को डर, भय, ये सिचुएशंस कब आता है, जैसे कोरोना में आपने देखा होगा कि मतलब कंट्री में सप्लाई नहीं होती है, तो अननेसेसरी प्याज का, चावल का, सबका दाम बढ़ जाता है। तो उसमें क्या होता है, उसमें भी लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है, कंज्यूमर्स विल मोर लाइकली नाउ इफ दे थिंक दैट द प्राइस विल गो अप in the future if a law is passed then the double the cigarette tax, then the demand of cigarette will go up in this year. The buyer try to purchase the before the price increase and go up. अभी बीच में हमने देखा था कि वो शुगर के ऊपर यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा टैक्स ला रहे थे, मतलब वो एरिटेड वाटर्स पे, जो शुगर वाली जो ड्रिंक होती है, तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे लोगों ने कुछ दिन पहले मतलब लंबे बड़े बड़े बैरल्स में ख़रीद के रख लिया। तो इसका मतलब ये होता है कि उनको लगता है कि प्राइस बहुत ज़्यादा चेंज होने वाली है, तो दे बाई इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज, क्योंकि वहाँ पे अदर फैक्टर्स काम करता है, ठीक है जी। द फैक्टर हैव द इन्वर्स रिलेशनशिप। अभी तक हमने किसके बारे में बताया है, ये डायरेक्ट रिलेशनशिप है, यानी डायरेक्ट रिलेशनशिप में ये सारी चीज़ें काम करती हैं, जिनके कारण आपका पॉजिटिव शिफ्ट होता है, राइट की तरफ शिफ्ट होता है। लेकिन यहाँ पे बाकी जो लेफ़्ट की तरफ ये शिफ्ट होता है, कभी कभी क्या होता है कि जो कॉम्प्लीमेंट आइटम है अगर वो महंगा होता है तो चीज़ों की डिमांड कम होने लगती है। अब इसका मतलब क्या होता है, एक कॉम्प्लीमेंट वाले क्या होता है कि जो एक के साथ दूसरे जोड़ी होते हैं ना, उसको कॉम्प्लीमेंट्री आइटम बोलते हैं। अब यहाँ पे बोलते हैं कि इफ़ द प्रोडक्ट्स आर नॉर्मली यूज टुगेदर देन द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ वन गुड डिक्रीज द डिमांड ऑफ अदर। जैसे ही उसका, जैसे रेजर और ब्लेड का पहले एग्जांपल लिया जाता था, बट अब तो साथ में आता है, तो दैट एग्जांपल विल नॉट फिट नाउ। तो वहाँ पे क्या कहते थे, वो बोलते थे कि अगर ब्लेड की प्राइस जो है अगर बढ़ गई, तो रेजर की प्राइसेस में, रेजर्स के डिमांड में अप डाउन लगे रहते हैं। फिर उसके बाद बोलता है कि अगर इन्फीरियर गुड्स की डिमांड कम हो जाती है, मैंने आपको बताया ना कि आपके पास जब पैसे आ जाते हैं, वो खुला वाला पोटैटो आप नहीं खरीदेंगे, तो वहाँ पे क्या होता है, खुले वाले पोटैटो की डिमांड कम हो जाती है और आप चले जाते हैं ऑर्गेनिक और हाइजीनिक वाले प्रोडक्ट पे, तो वहाँ पे भी क्या होता है, वहाँ पे प्राइस, इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स बढ़ जाते हैं, वहाँ पे डिमांड्स घट हो जाता है, डिमांड घट जाता है। अदरवाइज ये ग्रुप बाइकॉट है, यहाँ पे क्या होता है, कोई एक लार्ज पीपल्स, ग्रुप ऑफ द पीपल्स जो है चीज़ों को बाइकआउट करने लगते हैं, तो वहाँ पे भी प्राइस और डिमांड का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वहाँ पे भी चीज़ों की डिमांड घटती चली जाती है। तो ये सारी चीज़ें थी जिसमें आपको समझना था कि शिफ्टिंग दो तरीके से हो सकती है, पॉजिटिव शिफ्टिंग, नेगेटिव शिफ्टिंग। पॉजिटिव में राइट वर्ड, नेगेटिव में लेफ्ट वर्ड। पॉजिटिव में प्राइस जो होता है, क्या क्या चीज़ उसको इन्फ्लुएंस करता है। तीसरा, पहला वाला था प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट, दूसरा कंज्यूमर्स, तीसरा मार्केट की साइज, जियोग्राफिकल रीजन, चौथा एक्सपेक्टेशन। मैंने 5 पढ़ा था, यहाँ पे इसमें एक है कॉम्प्लीमेंट आइटम का जो प्राइस है उसके कारण इन्वर्स हो जाते हैं, दूसरा कंज्यूमर बढ़ जाता है और इन्फीरियर गुड्स पे लॉ ऑफ डिमांड काम करना बंद कर देता है, और लास्ट में होता है जी ग्रुप बाइकआउट, वहाँ पे भी डिमांड जो होता है लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाता है।
ठीक है। अब बात आते हैं जी हमारा डिमांड में, अगर किसी को कोई सवाल है तो प्लीज़ यू कैन आस्क मी नाउ। जी जैन साहब, जी सर। डिमांड पे कोई सवाल है क्या नहीं सर, क्लियर है। आपका? काजल? नहीं सर। चलिए, कमाल भाई का तो मार्केट अच्छा से पड़ा हुआ है तो इट्स गुड, उनको सवाल नहीं होंगे। चलिए अब आते हैं हम लोग सप्लाई की तरफ। सप्लाई में हम लोग का कहानी टोटल उल्टा है यहाँ पे। जैसे सप्लाई में क्या होता है, सप्लाई ज़्यादा होगा अगर चीज़ों महंगे होंगे, सप्लाई कम करने लगेगा जब चीज़ों की प्राइस, क्योंकि आदमी की मार्जिन कम हो जाती है तो नोबडी वांटेड टू सप्लाई, ठीक है, हर बंदा उसको अवॉइड करता है। तो सप्लाई शोज द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट दैट विल बी सप्लाइड द वेरियस प्राइसेस। इसका मतलब हमने आपको ये लाइन ऐसे ऑलरेडी सिखा दिया था। इस पर क्वांटिटी है, इसमें प्राइस है, और यहाँ पर ऊपर से ये नीचे जाता है। इसका मतलब ये होता है कि हाई द प्राइस, यहाँ पे प्राइस अगर P1 है तो क्वांटिटी Q1 है, यहाँ पे प्राइस अगर P2 है, यहाँ पे क्वांटिटी Q2 है। इसका मतलब प्राइस गिरेगा, क्वांटिटी भी गिरना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे भी वही बात है, अदर सिंग सीमेंट सेम कहानी सेम है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि सप्लाई शिफ्ट करता है ड्यू टू द चेंज इन अदर वेरिएबल्स। द 2 वेरिएबल्स हो सकते हैं, यहाँ भी वो बात होता है जी। लेफ्ट एंड राइट के बारे में बात होती है, पॉजिटिव शिफ्ट एंड नेगेटिव शिफ्ट। पॉजिटिव शिफ्ट इसमें क्या हो सकती है, इसमें पॉजिटिव शिफ्ट भी ये राइट है, राइट की तरफ जाएगी, लेफ्ट जो है नेगेटिव शिफ्ट होगी। अब देखिए इसमें पॉजिटिव शिफ्ट के लिए क्या इन्होंने रीजंस दिए हैं। तो इन्होंने फैक्टर रिजल्ट्स इन द सप्लाई, अब इन्होंने बताया है कि अदर देन द प्राइस, क्योंकि ये दूसरे फैक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इन्होंने बोला है कि ये जो कैसे होता है कि फैक्टर रिजल्टिंग इन शिफ्ट ऑफ सप्लाई कर्व can result in the shift of the supply curves and become the change in the price would result the movement along with the same supply curve. The factor have a directly relationship. तो अगर डायरेक्ट रिलेशनशिप है तो इसमें क्या होगा, पॉजिटिव शिफ्ट होगा राइट की तरफ। पॉजिटिव शिफ्ट में क्या हो जाएगा कि यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स अगर बढ़ जाएंगे तो आपका मतलब क्या हो जाएगा, तो आप नंबर ऑफ प्रोड्यूसर बढ़ने वाले हैं। इसका मतलब क्या होगा कि प्राइस जो है नीचे आने वाला है, तो कम प्राइस में भी सप्लाई ज़्यादा होगा, कम प्राइस में भी सप्लाई ज़्यादा होगा। तो यानी इस यहाँ पर देखिए इन्होंने वही बात बताया कि जनरली इफ द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ प्रोड्यूसर विल कॉज एन इंक्रीज द अमाउंट ऑफ द गुड सप्लाई एट द गिवन प्राइस। यानी कम प्राइस पे भी सप्लाई बहुत ज़्यादा होने लगेगा। गवर्नमेंट ने अगर सब्सिडी देनी है शुरू कर दी है तो भी वहाँ पे चीज़ों की प्राइस कम हो जाती है, ठीक है, वहाँ पे भी प्राइस कम हो जाती है तो सप्लाई बढ़ जाती है। मतलब गवर्नमेंट सब्सिडी देती है तो वहाँ पे क्या होता है, प्राइस कम हो जाती है, लेकिन उसमें सप्लाई भी साथ में बढ़ने लगती है क्योंकि लोग उसको लेने लगते हैं। अगेन द प्राइस एक्सपेक्टेशंस एज द हायर टू द गुड फ्यूचर्स। अगेन इफ द प्राइस एक्सपेक्टेड टू बी द हायर फॉर द गुड्स इन द फ्यूचर द प्रोडक्शंस ऑफ दिस विल इंक्रीज। अगेन द लॉ के साथ में प्राइस एक्सपेक्टेशंस अगर होने लगते हैं तो फिर चीज़ें वहाँ पे अप डाउन नहीं होती बल्कि पूरे के पूरे शिफ्ट हो जाते हैं। फिर बोला है कि एक ये बोल रहा है टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस एट एडवांटेज ऑकर्स द कॉस्ट डिक्रीजेस सो प्रोडक्शन विल इंक्रीज। तो इसका मतलब ये होता है कि उनको लर्निंग कर्व्स के बेनिफिट्स मिलते हैं। तो जैसे ही उनको लर्निंग कर्व्स के बेनिफिट्स मिलते हैं तो एट द सेम प्राइस वो सप्लाई ज़्यादा दे पाते हैं क्योंकि उनकी ओवरऑल कॉस्टिंग कम हो जाती है। तो ये हमारे जो है ये थ्योरी में आ सकते हैं आपसे सवाल, या MCQ में आप अगर सवाल करते हो तो हो सकता है कि आपसे पूछ लेगा कि राइट शिफ्टिंग ऑफ द सप्लाई कर्व है, उसमें से कोई एक रीज़न को बताना है। तो हो सकता है इसमें से 4 रीजन्स में से कोई एक रीज़न दिया रहेगा। आगे यहाँ पे लिख दिया जी, एक तो बोल दिया है कि फैक्टर जैसा इनवर्सली रिलेटेड है, एक तो डायरेक्टली रिलेटेड था, दूसरा इनवर्सली है, यानी निगेटिव शिफ्ट होने वाली है। अब निगेटिव शिफ्ट होने वाली इसका मतलब क्या होने वाला है, अगर टैक्स बढ़ गया इसका मतलब होता है कॉस्ट बढ़ जाएगा। इसका मतलब फ्यूअर प्रोडक्ट विल बी सप्लाई एट द गिवन प्राइस। इफ द कॉस्ट गो डाउन मोर प्रोडक्ट विल बी प्रोड्यूस्ड। अगर कॉस्ट गिर जाएगा यानी एज प्रोडक्शन कॉस्ट गो अप, अगर हमने टैक्स चेंजेस बढ़ा दिए प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगा। फ्यूअर प्रोडक्ट्स विल बी सप्लाइड एट द गिवन प्राइस। इफ द कॉस्ट गो डाउन मोर प्रोडक्ट विल बी प्रोड्यूस्ड। ये थोड़ी सी क्लियर, चेंज इन प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगा, ठीक है, अगर गवर्नमेंट ने इनवर्सली निगेटिव शिफ्ट, सप्लाई कम हो जाएगी, प्रोड्यूस्ड तो होगा
होगा, लेकिन सप्लाई में क्या फ़र्क पड़ेगा, सप्लाई बढ़ जाएगी, प्रोड्यूस ज़्यादा होगा, प्रोडक्शन कॉस्ट, फ्यूअर प्रोडक्ट विल बी सप्लाइड एट द गिवन रेट, गो डाउन द मोर प्रोडक्ट विल बी प्रोड्यूस्ड। ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, इसको कैसे एक्सप्लेन किया जाए रियल लाइफ के साथ। ये तो सही है कि इफ़ द अदर प्रोडक्ट कैन बी प्रोड्यूस विद अ ग्रेटर रिटर्न द प्रोड्यूसर विल प्रोड्यूस दोज गुड्स। इसका मतलब ये होता है कि जो प्रोडक्ट में उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिलेगा और दे विल सप्लाई मोर एंड मोर। तो ये एक सिचुएशंस इसमें बनती है, ये एक सिचुएशन थोड़ी सी हमको ट्रिकी लग रही है। अब हमारे पास जो है प्राइस डिटर्मिनेशंस के बारे में हमको समझना है कि प्राइस डिटर्मिनेशंस कैसे काम करती है। तो देखिए, प्राइस डिटर्मिनेशन काम करने का आसान सा तरीका होता है कि हमेशा जो इक्विलिब्रियम निकालते हैं वो हम सप्लाई एंड डिमांड कर्व से निकालते हैं, ठीक है। तो सप्लाई और डिमांड कर्व जब एक दूसरे को कट कर देता है जिस पॉइंट पे, वहीं पे हम लोग का प्राइस डिटर्मिनेशन होता है। तब बोलता है प्राइस विल बी एडजस्ट टू द लेवल एट विच द डिमांड एंड सप्लाई क्रॉस ईच अदर्स, जिसको मार्केट इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं। दैट इक्वेट द सप्लाई एंड द satisfying by and the adequate demand that also allow the supplier to sell their output। इसका मतलब ये है कि बायर रेडी है और सप्लायर भी रेडी है, दोनों उस पॉइंट पे रेडी है सामान को। इसका मतलब ये होता है कि यही प्राइस ऑफर किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई एक दूसरे को ये कर लेती है, इंटरसेक्ट कर लेती है। अब यहाँ पे बोला जाता है डिस्कस द रिलेशन बिटवीन द सप्लाई एंड डिमांड कर्व्स, एज्यूम द प्योर मार्केट। तो ये सिचुएशंस जो हमने आपके साथ अभी बताई है, ये प्योर मार्केट की सिचुएशंस है। विथ ऑल द थिंग्स इज बीइंग इक्वल, हाउएवर द लार्ज फोकस ऑन द मेनी नेशनल गवर्नमेंट इज टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ द मार्केट एंड एम्प्लॉयमेंट। द गवर्नमेंट विल समटाइम इंटरवेन इन द and in the natural market process affect the market equilibrium on account of the government interventions। तो इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट समटाइम्स कम्स, और वो क्या होता है कि मार्केट के में सारी चीज़ें बरकरार रहे, मार्केट में स्टेबिलिटी भी रहे, मार्केट में एम्प्लॉयमेंट भी रहे, गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी आता रहे, तो गवर्नमेंट कभी कभी मार्केट में वो लोग आते हैं। तो उन्होंने क्या बोलता है, वो क्या करते हैं, वो बोल देते हैं नहीं भाई, एक सर्टेन प्राइस सीलिंग डाल देते, इसके ऊपर आप नहीं जाना, इसके ऊपर नहीं जा सकते। तो setting the price below the equilibrium that the quantity demand exceed the quality offered and result the shortage of the goods, and this is presented by the lower line। तो ये जो हमारी जो सीलिंग लाइन है, गवर्नमेंट इनकी एक सीलिंग लाइन बना देगी, एक इनकी फ्लोर लाइन बना देगी। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट बोलेगा एक प्राइस सीलिंग कर देगा। इसका मतलब ये होगा कि ये प्राइस लो, इसके नीचे नहीं जा सकता। सेटिंग द प्राइस बिलो द इक्विलिब्रियम, क्वालिटी डिमांड विल एक्सीड quantity offered resulting in the shortage of goods and this represent the lower in the line। यानी जब प्राइस सीलिंग आ जाती है, जब यानी प्राइस नीचे वाला की तरफ फिक्स कर दिया जाता है, तो डिमांड बढ़ने लगते हैं। प्राइस सीलिंग में हमारे डिमांड बढ़ने लगते हैं, ठीक है, वहाँ पे सप्लाई थोड़ी शॉर्टेज हो जाती है। तो समटाइम गवर्नमेंट यहाँ पे आती है ताकि मार्केट में के बाकी जो दूसरे फैक्टर्स हैं, जैसे एम्प्लॉयमेंट है, मार्केट की स्टेबिलिटी है, उसको बरकरार रखने के लिए। फिर साथ में वो कभी कभी फ्लोर प्राइस भी ये करते हैं। ये क्या होता है, ये इक्विलिब्रियम के ऊपर की प्राइसेस होती है एंड द क्वालिटी ऑफर्ड यहाँ पे ज़्यादा होते हैं, यहाँ पे सप्लाई ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे उनके पास अनसोल्ड सप्लाईज रह जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे लोग रेडी नहीं होते मार्केट को ये करने के लिए, मार्केट में कंज्यूम करने के लिए। तो सम टाइम दे पुट द सीलिंग एंड द फ्लोर। तो आप सीलिंग एंड फ्लोर की नेचुरल मीनिंग में नहीं जाएंगे, बल्कि यहाँ पे जो मीनिंग डिफाइन है, क्योंकि आपकी अगर नेचुरल मीनिंग में जाते तो आपको लगता है कि सीलिंग ऊपर होता है, फ्लोर नीचे होता है। बट सीलिंग का मतलब यहाँ पे प्राइस को गारंटी करना है, फ्लोर का मतलब ऊपर में प्राइस को गारंटी करना है। तो ये थोड़ा सा, इसका मतलब ये है कि आप नॉर्मल जो उसकी नेचुरल मीनिंग है उस पर नहीं जाएंगे, बल्कि ये गवर्नमेंट इसको कैसे सेट करती है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखेंगे। उसके बाद बोलता है अफेक्ट द मार्केट इक्विलिब्रियम ऑन अकाउंट ऑफ द एक्सटर्नलिटीज affects the market equilibrium, the damage to the common area caused by the production of goods are called externalities। समटाइम क्या होता है कि बहुत सारे हमारे कंट्रीज़ में या कोई दूसरे कंट्रीज़ में क्या होता है, एक्सेस प्रोडक्शंस होने लगते हैं चीज़ों के लिए। तो वहाँ पे क्या होता है, गवर्नमेंट अपने मतलब सस्टेनेबिलिटीज़ लाने के लिए वो कोई
अपने वो लाते हैं, कुछ कुछ अपने कानून लाते हैं, या फिर समटाइम क्या होता है किसी किसी कंट्री में इंपोर्ट बहुत बढ़ने लगता है तो वहाँ की जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको खतरा होने लगता है, तो समटाइम गवर्नमेंट ब्रिंग सम लॉज और उसके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ ये सारी चीज़ें लगाते हैं। तो इन्होंने बोला है कि देखिए affect the market equilibrium on account of externalities. Damage to the common area caused by the productions of the goods, pollutions are called externalities. Some externalities are not included in the production. Price is lower than the appropriate. However, the government regulate the force form to make the externalities part of the production cost. Pollution control measures and price of the goods will increase. तो कभी कभी गवर्नमेंट अपने कुछ सरचार्ज डाल के प्राइस को वो इंक्रीज़ कर लेती है क्योंकि उनके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ये सरचार्ज वाला पॉइंट नहीं होता है। अगेन यहाँ पे इन्होंने बताया कि इफेक्ट ऑफ द शिफ्टिंग ऑफ डिमांड। शिफ्टिंग में हमने एग्जांपल पढ़ लिया था कि हमने वहाँ पे प्राइस और डिमांड के अलावा दूसरा फैक्टर काम करता है। तो यहाँ पे हमारा जो शिफ्टिंग है वो क्या है, देखिए हमने यहाँ डी से D1 किया, यानी ये पॉजिटिव शिफ्टिंग है। ये कौन सी शिफ्टिंग है, पॉजिटिव है, राइट शिफ्टिंग है। तो पॉजिटिव शिफ्टिंग है तो हम इसमें से एक एग्जांपल ले रहे हैं कि इसमें प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट हो गया होगा रीज़न। तो अभी जो हमारे पास जो चीज़ें थी, अभी क्या होगा कि नया इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा। जो एक पुराना प्राइस सेट था अब वो प्राइस पे नहीं होगा बल्कि एक नया प्राइस डिटरमाइन कर लिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि अब जो चीज़ों की पहले प्राइस होती थी अब वो इस चीज़ की प्राइस थोड़ी महंगी हो जाएगी क्योंकि लोग के पास अब पैसे हैं तो अब वो सस्ता वाला चीज़ नहीं खरीदेंगे बल्कि महंगी वाली चीज़ खरीदेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पे जो प्राइस हो जाती है वो बढ़ जाती है। तो ये हमारी पॉजिटिव वाली शिफ्टिंग है, ठीक है। तो अब यहाँ पे फिर हम इसको देख रहे हैं, डिमांड में देख रहे हैं जी कि डिमांड में वाली जो शिफ्टिंग है। तो यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे जो शिफ्टिंग हो रही है ये जो है पॉजिटिव शिफ्टिंग नहीं है, ये भी हमारा इसकी तरफ है, सॉरी ये भी हमारा राइट की तरफ शिफ्टिंग है। तो यहाँ पर भी देखिएगा, यहाँ पे शिफ्टिंग में क्या हो रहा है कि इनके पास ओवर प्रोडक्शंस है, अब वो कम प्राइस पे भी सेम क्वांटिटी सप्लाई करने को रेडी है। इसका मतलब कि अब जो नया प्राइस निकलेगा वो थोड़ा सा प्राइस लो होगा। यहाँ पे जो प्राइस निकल रहा था वो प्राइस थोड़ी हाई हो रही थी। तो दोनों में एक फ़र्क है। अगर डिमांड चेंज हो रहा है, डिमांड में इंक्रीज़ हो रहा है या शिफ्टिंग हो रहा है तो प्राइस बढ़ जाएगी। अगर सप्लाई में अगर शिफ्टिंग हो रही है तो नया वाला जो प्राइस होगा, न्यू प्राइस होगा, वो लो होगा, वो न्यू प्राइस थोड़ी कम आएगी। अब देखिए इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं। तो बोलता है कि द इफेक्ट ऑफ द शिफ्टिंग ऑफ डिमांड एंड द सप्लाई कैन बी कॉम्प्लेक्स स्पेसिफिकली व्हेन बोथ शिफ्ट साइमल्टेनियसली। अगर दोनों बढ़ता घटता है तो कैसे होगा। तो इन्होंने सबसे पहला, अगर इंक्रीज या डिक्रीज इन डिमांड है, नो चेंज इन सप्लाई है। अगर आपने डिमांड में चेंज कर लिया तो पहले इन्होंने बोला कि पहला है इंक्रीज या डिक्रीज। अगर ये इंक्रीज है या डिक्रीज है डिमांड पे और अगर सप्लाई में कोई चेंजेस नहीं है तो ये क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम प्राइस में या तो इंक्रीज़ होगा नहीं तो डिक्रीज़ होगा। क्योंकि अगर ये लेफ़्ट जाएगा, अगर ये राइट जाएगा, इसका मतलब है कि नया वाला प्राइस इंक्रीज़ करेगा। अगर ये डिक्रीज़ होने लगा है तो नया वाला प्राइस डिक्रीज़ करेगा। क्योंकि अगर लोग को सामान नहीं चाहिए तो वो वाला सिचुएशंस में प्राइस को डिक्रीज़ करना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब क्वांटिटी में भी वही होगा। अगर चूँकि हमारा डिमांड बढ़ गया है तो क्वांटिटी डिमांड भी बढ़ जाएगा। अगर डिमांड मेरा घट गया तो क्वांटिटी डिमांड भी घट जाएगा। दूसरा वाला आता है कि अगर हमारा इंक्रीज डिक्रीज इन सप्लाई है और डिमांड में कोई चेंजेस नहीं है तो इसका मतलब ये है कि अगर सप्लाई में भी अगर कोई इंक्रीज डिक्रीज है तो सप्लाई का इंक्रीज के इक्विलिब्रियम में डिक्रीज बनेगा। क्योंकि हमने आपको क्या बताया कि यहाँ पे प्राइस लो हो जाएगा, यहाँ पे इवेंचुअली प्राइस लो हो जाएगा। तो जब ये इंक्रीज़ लिख रहा है तो इसका मतलब ये है कि इक्विलिब्रियम में जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो डिक्रीज़ होगा। अगर यहाँ पे डिक्रीज़ हुआ है तो इक्विलिब्रियम में इम्पैक्ट क्या होगा जी, इंक्रीज़ होगा। अब यहाँ पे देखिए इंक्रीज़ तो क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज़ हो रहा है। अगर यहाँ पे सप्लाई डिक्रीज़ है तो ये सप्लाई डिक्रीज़ हो रहा है क्योंकि ये इफेक्ट ऑफ क्वांटिटी है। तो ये फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सप्लाई है या फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डिमांड है। अब इन्होंने बताया कि दोनों अगर घट गया, बोथ सप्लाई एंड डिमांड इंक्रीज या डिक्रीज, तो इंटरमीडिएट का मतलब यही हो रहा है कि दोनों के बीच में कोई अपना सॉल्यूशन निकल आएगा। और तीसरा इंक्रीज होगा तो इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा तो डिक्रीज होगा। फिर बोल रहा है डिमांड इंक्रीज एंड सप्लाई डिक्रीज, तो दोनों का इम्पैक्ट आपको पता है कि अगर
डिमांड इंक्रीज और सप्लाई डिक्रीज। देखिए सप्लाई जब डिक्रीज हो रहा था तो यहाँ पर रिजल्ट इंक्रीज हो रहा था। इसका मतलब ये है कि बोथ द सिचुएशन में हमारे प्राइस तो इंक्रीज होने वाले हैं, क्वांटिटी एक दूसरे को नलीफाई कर लेगी, स्क्वायर ऑफ कर लेगी। फिर आगे ये बोल रहा है कि डिमांड डिक्रीज हो रहा है, सप्लाई इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब क्या है, डिमांड डिक्रीज हो रहा है यानी अब नया शिफ्टिंग नहीं हो रहा बल्कि बैकवर्ड शिफ्टिंग हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है प्राइस नीचे आ जाएगी और क्वांटिटी एक दूसरे को नलीफाई कर देगी। तो ये वाला टेबल अगर एक बार लगेगा, अगर देख लेंगे अगर, तो बेहतर है, वरना मैं आपको आसान सा बता दे रहा हूँ कि इस पूरे डिमांड एंड सप्लाई पोर्शन से आपके 2 या 3 सवाल होते हैं। पहला तो लॉ बेस्ड सवाल हो सकता है, दूसरा आपका इक्विलिब्रियम बेस्ड सवाल हो सकता है, इक्विलिब्रियम में दोनों की शिफ्टिंग में भी सवाल आ सकता है और इम्पैक्ट पे सवाल आ सकता है। तो इसका मतलब ये है कि आप ऑल टुगेदर एक बार डिमांड एंड सप्लाई के लॉ को रीडिंग जरूर मार लीजिएगा।